हाय गाइस। तो मेरी जो न्यू वीडियो है वो है कार्स के ऊपर कि अगर आप कनाडा में आ चुके हैं और कार लेने का सोच रहे हैं तो क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो आपको कंसीडर करने चाहिए कार लेने से पहले। सो मनी इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट मनी के अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने चाहिए नई कार लेने से पहले या पुरानी कार लेने से पहले। तो इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको बताऊंगी और आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको पुरानी कार लेनी चाहिए या नई कार लेनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ मनी। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू कार तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जो न्यू कार का प्राइस है वो ओल्ड कार के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो बट क्योंकि आपके पास फाइनेंस और लीज का ऑप्शन है तो आप यहाँ पे न्यू कार में क्या करते हैं कि आप जो है कुछ मनी डाउन पेमेंट में लगाते हैं एंड रिमेनिंग जो आपका प्राइस रह जाता है उसका फाइनेंस या लीज हो जाता है। एंड आप उसमें ड्यूरेशन भी चूज़ कर सकते हैं कि आप कितने टर्म का जो है फाइनेंस रखना चाहते हैं। 3 साल से लेकर 10 साल तक आप जितने मर्जी का चूज़ कर सकते हैं और जितना लंबा आप रखेंगे उसके हिसाब से आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। तो यहाँ पे जो ट्रेंड मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, न्यू कार अगर परचेज कर रहे हैं तो वो ज़ीरो जो है वो डाउन पेमेंट करते हैं, लाइक डाउन पेमेंट करते ही नहीं है और पूरा का पूरा जो कि उसका प्राइस है उसको फाइनेंस करवा लेते हैं। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको एकदम से जो आपकी सारी सेविंग्स है वो पुट डाउन नहीं करनी पड़ेगी कार परचेज करने के लिए। बट अगर आप पुरानी कार परचेज करना चाह रहे हैं तो पुरानी कार में क्या होगा कि आपके पास जितना जो है आपको लमसम पे करना पड़ेगा, जितनी कार की वैल्यू है जो आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको वो सारी मनी एक ही बार में पे आउट करनी पड़ेंगी। तो क्या है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो वो एकदम से सारे उस कार की परचेज में चले जाएंगे, विच इज़ अ बिग काइंड ऑफ हिट ऑन योर सेविंग्स बेसिकली। तो आप ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके पास मनी है तो आप ओल्ड कार परचेज कर सकते हैं, बट न्यू कार्स में ये पॉइंट रह जाता है कि अगर आपके पास ह्यूज सेविंग्स नहीं भी हैं बट क्रेडिट स्कोर है तो न्यू कार के आप तब भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यू गोना पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स ओनली। तो ये एक्चुअली में डाउन साइड भी रह जाता है न्यू कार का कि ओल्ड कार में आपने एक बार पैसे दे दिए यू आर फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। बट अगर आप न्यू कार ले रहे हैं तो हर मंथ आपके ऊपर डिडक्शंस चलेगी आपका जो फाइनेंस का टेन्योर है उसके लिए। एंड नाउ आई कम टू माई सेकेंड पॉइंट विच ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द मनी। तो जैसे कि हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू की, राइट। तो कार एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू फ्रॉम द पॉइंट यू बॉट इट उसकी वैल्यू जो है वो घटना शुरू हो जाती है। बल्कि लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि शोरूम से बाहर आते ही कार की जो है 5 से 10% वैल्यू तो वहीं घट गई। तो अगर आप नई कार परचेज कर रहे हैं, राइट, तो उसका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होता चला जाता है। तो अगर लाइक आप 2-3 साल के बाद अपनी कार एक्सचेंज करना चाहते हैं या उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी गिर जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे तो वैल्यू उसकी आप ये लगा लो कि 50% कम ही हो जाती है 3-4 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे कार बहुत ज़्यादा चलती हैं, चीज़ें बहुत दूर हैं, आप काफ़ी किलोमीटर्स ट्रैवल करने वाले हो अपनी कार परचेज करने के बाद। तो डेप्रिशिएशन वैल्यू जो है वो न्यू कार की लाइक काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है वैल्यू। अगर आप ओल्ड कार्स की यहाँ पे बात करते हैं तो ओल्ड कार्स में लेट्स से आपने 8,000 लगाया है या 10,000 लगाया है उसको परचेज करने में, आपने 2-3 साल उसको काफ़ी चलाया भी है, उसके बाद भी अगर आप उसको सेल आउट करने जाते हैं तो हार्डली आई वुड से कि 2-3 हज़ार डॉलर में भी नीचे हो जाए। इनफैक्ट जो अभी का करंट मार्केट है इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है कार्स की और सप्लाई कम है। कुछ लोग तो इस वजह से भी ओल्ड कार्स परचेज कर रहे हैं क्योंकि न्यू कार मिल नहीं रही है। बुकिंग चलती है न्यू कार्स की 6-6 महीने की, तो वो ओल्ड का जो है वो प्राइस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो क्या है कि ओल्ड कार्स इनफैक्ट कई लोग तो जिस रेट में खरीद रहे हैं 2-3 साल के बाद उसी रेट में उसको बेच भी रहे हैं। तो जो डेप्रिशिएशन वैल्यू है वो जो ओल्ड कार में है मतलब काफ़ी कम डेप्रिशिएशन होता है उसकी वैल्यू का। तो हो सकता है जितना आपने उसमें लगाया हो उतना ही आपको सेल आउट करते हुए वापस मिल जाए। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द कार, कि जो आप जो है कार को मेंटेन करने के लिए आपका उसके ऊपर जो खर्चा होता है। तो अगर हम न्यू कार की बात करें तो ऑब्वियसली ऑल द पार्ट्स आर ब्रांड न्यू, तो उसमें हर एक चीज़ नई लगी हुई है तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है। और इनकेस अगर हो भी जाती है तो सारे पार्ट्स जो है आपको वारंटी में मिलते हैं तो आपकी उतनी हेडेक नहीं रहेगी। पहले तो ख़राब होती नहीं है, अगर हो गई तो इट्स अंडर वारंटी, तो आपकी जो है वो खर्चा आपके ऊपर नहीं आएगा। बट अगर हम ओल्ड कार्स की बात करते हैं तो अगर आपने ओल्ड कार परचेज
परचेज़ करी है तो आप ये लगा के चलो कि $1000 to $2000 तो आपके उसके ऊपर लग जाएँगे, कुछ चीज़ें चेंज करवाने में, क्योंकि इट्स यूज़्ड कार, राइट? तो कुछ चीज़ें आपको अगर अपने हिसाब से चेंज करवानी है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये नीड होती है कि कुछ एक पार्ट्स जब आप चेक करवाने जाओगे या कुछ टाइम स्टार्टिंग में ही यूज़ करने के बाद आपको चेंज करने पड़ जाएँगे। तो आप ये मान के चलना कि अगर आपने ओल्ड कार परचेज़ कर रहे हो तो $1000 to $2000 जो है उसके ऊपर आप लगाओगे ही। मेरे सारे फ्रेंड्स ने जिन्होंने ओल्ड कार परचेज़ करी है, इतना अमाउंट उनका उसके ऊपर लग ही गया है। मोरोवर जैसे-जैसे आप उसको यूज़ करते जाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़्ड कार है जो लोगों ने काफ़ी पहले ही चला रखी होगी, तो आप मतलब आपको हमेशा ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ ना कुछ किसी पार्ट में गड़बड़ हो जाए और आपको फिर उसके ऊपर और पैसा लगाना पड़े। न्यू कार में ऐसा ऑब्वियसली नहीं होता है बिकॉज़ इट्स ब्रांड न्यू। So the next point is about features, and features like blind spot detection, lane detection, more number of airbags and cruise. So let me tell you one thing, कनाडा के अंदर ट्रैफिक और जो ड्राइविंग रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो न्यू कार्स है उनमें फीचर्स जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे कि अगर आप ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हो तो आप क्रूज़ यूज़ कर सकते हो स्पीड कंट्रोलिंग के लिए। और जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, तो अगर आपके आसपास कोई है तो कार आपको अलर्ट देती है सो दैट यू कैन मेंटेन द डिस्टेंस विच इज़ इंपॉर्टेंट इन कनाडा। और ऑल्सो लाइक अगर आप बैक कर रहे हो या आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई कार जा रही है और आपने वो देखी नहीं है लेन चेंज करते हुए या टर्न लेते हुए, तो ये फीचर्स जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी कार्स में तो आजकल हार्ड ब्रेक आ रहा है कि आप अगर मूव करने की कोशिश करते हो और आपके आसपास कोई है तो हार्ड ब्रेक हो जाती है गाड़ी, आप मूव नहीं कर पाते, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नई कार्स में ये फीचर्स आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलते हैं। ओल्ड कार्स में काफ़ी फीचर्स तो होते भी नहीं है अगर आप ज़्यादा ओल्ड कार परचेज कर रहे हो। तो फीचर्स शुड बी कंसिडर वाइल परचेजिंग द कार। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंश्योरेंस हेयर। तो इंश्योरेंस जो है वो कनाडा के अंदर एक्चुअली में मंथली पे आउट होती है, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर अस, क्योंकि हम इंडिया में तो क्या है कि ईयरली पे आउट करते हैं इंश्योरेंस, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कार की इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। मतलब काफ़ी वेरिएबल भी है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस यू आर लिविंग इन। जैसे ब्रैम्पटन में अलग है, टोरंटो में अलग है, किचनर में अलग है। तो जो इंश्योरेंस है वो मंथली जाती है और बहुत हाई होती है, ये $200 से लेकर $500-600 तक कहीं भी होती है और मंथली रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है आप पे। तो अगर आप सेफ्टी फीचर्स अगर आपकी कार में ज़्यादा है तो वो भी आपको इंश्योरेंस में बेनिफिट देगा, क्योंकि फिर इंश्योरेंस कम हो जाता है कार के मेक मॉडल सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना है। तो इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडर करने के लिए व्हेन यू आर परचेजिंग योर कार, बिकॉज इट्स गोना पुट यू बेसिकली अ लोड ऑन टू योर पॉकेट फॉर ईच एंड एवरी मंथ। तो अगर आप पुरानी कार परचेज कर रहे हैं तो आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि कार की कंडीशन कैसी है। अब कनाडा के अंदर क्योंकि विंटर्स में स्नोफॉल पड़ती है, तो जैसे लोग अपनी कारें जो हैं वो घरों के बाहर खड़ी करते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी स्नो पड़ेगी स्नो से कवर हो जाती है और फिर स्नो जो है उसके ऊपर मेल्ट भी होती है। तो यहाँ पे रस्ट और एक कलर फेडिंग का प्रॉब्लम पुरानी कारों में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप अपनी कार को प्रॉपर इंस्पेक्ट करवाएं लेने से पहले कि उसमें ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, और अगर हैं तो कितनी है। और इसके बेस पे आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं प्राइस को लेकर अगर उन कार में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो एक और जो पॉइंट है वो है इश्यूज और प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कार्स में। तो जैसे आप अगर पुरानी कार परचेज कर रहे हैं क्योंकि वो यूज्ड कार है, काफ़ी ज़्यादा चली होगी, तो क्या होता है कि जब आप पुरानी कार परचेज करेंगे और आप उसको यूज़ करने लगेंगे तो देयर आर चांसेस कि उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ द पार्ट्स जो है वो उसके यूज़ हुए हुए हैं। तो क्या होता है कि आपको मतलब टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंज करवाना पड़ेगा, किसी चीज़ में कभी प्रॉब्लम आ गई। हमारे एक फ्रेंड के साथ तो इनफैक्ट क्या हुआ है कि उसने पुरानी कार परचेज कर ली थी, इट वाज अराउंड $9000, और 3-4 महीने के बाद ही उसके ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ गया और जो इंजन जो है वो कम्प्लीटली ही ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको वो सेल आउट करनी पड़ी एज अ स्क्रैप, और वो सिर्फ 2500 में गई। तो उस बंदे का मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया एकदम से ही। तो ओल्ड कार परचेज करते हुए ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हम लोगों को कि अगर पॉसिबल हो तो आप उसका जो है किसी मैकेनिक को दिखा के एक बार चेक करवा लो कि उसमें कुछ इश्यू तो है नहीं है, क्योंकि अभी की हेडेक आपको बाद में सेव कर लेगी कि ऐसा ना हो पुरानी कार परचेज कर ली और वो बाद में एकदम ख़त्म ही निकली।
तो जैसे ये प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ ओल्ड कार में हो सकते हैं, और ओल्ड कार आपको थोड़ा चलाने के बाद सेल आउट करनी पड़ती है, बट नई कार में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप एक पॉइंट से देखें तो जो ओल्ड कार है वो शॉर्ट टर्म के लिए इज़ अ गुड ऑप्शन, बट लॉन्ग टर्म में तो जो है वो न्यू कार ही चलती है। तो अगर आप ज़्यादा हेडेक्स नहीं लेना चाहते, बार बार ढूंढो, खरीदो, बेचो, तो न्यू कार उस केस में ज़्यादा बेटर रह जाती है। लाइक नो हेडेक्स, यू हैव टू बाय इट वन टाइम, और फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एक्चुअली, तो कनाडा के अंदर फ्रॉड्स और स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, हर कोई कनाडा की तारीफ करता है और बहुत ज़्यादा हाइप प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्कैम्स नहीं होते। यहाँ पर तो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स देती हूँ पुरानी कारों के केसेस में, जो हमारे फ्रेंड्स के साथ हुए हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, जो अपनी पुरानी कार बेच रहे हैं कि वो ख़त्म हो चुकी है, बस उसको मैकेनिक पे ले गए, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करवा दिया कि ये थोड़ी सी और चल जाए और देखने में ऐसा ना लगे कि इसमें कुछ दिक्कत है, और फिर लोग परचेज आउट कर लेते हैं देख के कि ठीक है, कार की कंडीशन अच्छी है, और फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो है वो चलना ही बंद हो जाती है। तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है। इसके अलावा कैसे फ्रॉड करते हैं यहाँ पे लोग ना, कि आपसे पेमेंट पहले ले लेते हैं या कुछ एडवांस पुट डाउन करने को बोल देते हैं, और बाद में आप कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ऐसे से भी फ्रॉड यहाँ पे लोग कर रहे हैं। जैसे मार्केट प्लेस के ऊपर पुरानी चीज़ें लोग खरीदते हैं, तो मार्केट प्लेस पे भी लोग ये बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं कि आप बुकिंग अमाउंट पे कर दो, उसके बाद हम आपको कार दिखाएंगे। तो इन सब फ्रॉड्स और स्कैम्स से बच के रहें। कुछ भी आप कहीं पे भी मनी अगर पुट डाउन कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो लेजिटमेट हो। ऐसे ही आप किसी को यहाँ पे पैसे ना दें, और अगर आप कार की डील कर भी चुके हैं, तो आप मेक श्योर करें कि इट इज़ इन द राइट कंडीशन टू टेक इट फ्रॉम दैट। तो गाइस, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और एड ऑन पॉइंट और एक एड ऑन टिप आपको देना चाहूँगी, विच इज़ अबाउट द जनरेशन ऑफ मनी फ्रॉम योर कार। तो जैसे अगर आप न्यू कार परचेज करना कर रहे हैं, तो आप उससे ऊबर कर सकते हैं, जो उससे आप जो है वो कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, और आपकी कार जो है वो लाइबिलिटी, कम लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आप जो ईएमआई है आप उसी कार से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। तो कनाडा में आके ऐसा नहीं होता कि आप एक जॉब कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है तो आपका बढ़िया चल जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस हेयर, तो लोग मल्टीपल जॉब्स करने की कोशिश करते हैं, पार्ट टाइम्स भी करते हैं। तो उबर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शंस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी हेयर। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो उबर करते हैं, और उससे मैंने सुना है, जितना भी जब भी मैं उबर करती हूँ मैं बातें कर लेती हूँ अपने ड्राइवर से, टू नो कि कैसा ट्रेंड है यहाँ पे। तो उबर के अंदर काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी पैसे कमा लेते हैं, लाइक वीकेंड्स के ऊपर करके या फिर नाइट्स में करके, जब उनके पास फ्री टाइम होता है। तो क्योंकि उबर के लिए 5 से 7 साल पुरानी से ज़्यादा पुरानी कार आप नहीं चला सकते। तो अगर न्यू कार परचेज कर रहे हैं तो इट कैन बी एन एड ऑन टू योर सैलरी एज वेल इफ़ यू वांट टू। बट ओल्ड कार्स में क्या है कि आप उबर तो नहीं कर सकते, उबर राइड नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है वो उबर ईट्स वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उसमें जो सैलरी है वो मतलब जो आपकी रिम्यूनरेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो इफ़ यू वांट टू डू दिस थिंग, डू कंसीडर दिस पॉइंट एज वेल। सो दिस वॉज ओल्ड अबाउट द ओल्ड कार एंड न्यू कार डिसाइडिंग फैक्टर्स। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि हम लोगों ने क्यों न्यू कार परचेज़ करी है। तो एक्चुअली में हम लोग पहले पुरानी कार परचेज़ करना चाहते थे, बट मेरे कुछ एक फ्रेंड्स के साथ ये जो स्टोरीज हुई हैं कि उन्होंने ओल्ड कार परचेज़ कर ली और फिर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ गए कि उनका जो है काफ़ी पैसा ख़राब हो गया ओल्ड कार के चक्कर में। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू भी हूँ। तो क्या होता है कि इतनी ज़्यादा हेडेक्स होती हैं, बाकी चीज़ें ही हम इतनी ज़्यादा करने में यहाँ पे सेटल डाउन होने में लगे हुए हैं। तो मैं हेडेक नहीं लेना चाहते थे ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों ने न्यू कार यहाँ पे परचेज़ कर ली है। ऑल्सो काफ़ी हम लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड्स और स्कैम्स भी हो रहे थे कि लोग पैसे ले लेते हैं और फिर एकदम गायब हो जाते हैं। तो हम सब उसमें नहीं पड़ना चाहते थे, और हमें एक लॉन्ग टर्म भी चीज़ चाहिए थी, क्योंकि आई वैल्यू टाइम अलॉट। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अब कार परचेज कर लूँ और फिर 2-3 साल के बाद फिर इसको सेल आउट करने जाऊँ, फिर परचेज करूँ। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू गो फॉर द न्यू कार। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।